तो हेलो गाइस, दिस इज नीरज मित्तल एंड आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। बहुत बेसिक से समझेंगे। बहुत मैं कुछ इसमें रॉकेट साइंस आपको नहीं बताने वाला हूँ। बहुत इजी वे में फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। और इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आईआरसीटीसी का एक केस स्टडी भी दिखाऊंगा। बहुत छोटा सा केस स्टडी कि कैसे एनालाइज करते हैं। तो अब चलते हैं कि क्या-क्या एनालाइज़ करना है हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस में। सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? आप एक कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हो समझने के लिए कि उस कंपनी में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं एंड समझते हैं कि वो कंपनी बेसिकली हमें पैसा बना के दे सकती है, नहीं दे सकती है, कि कंपनी सस्टेनेबल है कि नहीं है। ठीक है? तो इसमें ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जो हमें एनालाइज़ करने होते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है वर्किंग ऑफ अ कंपनी या इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी। कंपनी कैसा वर्क कर रही है, कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, कंपनी किस बारे में है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। सेकंड हम देखते हैं कंपनी सर्विस क्या प्रोवाइड कर रही है। वो ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रही है क्या जो आगे ऑडियंस या पब्लिक को नीड है? वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि जो आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में सस्टेनेबल है? थर्ड एनालाइज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उनका क्या सेल्स ग्रोथ चल रहा है, उनका क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चल रहा है, उनकी क्या ग्रोथ हो रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या हो रही है, वो एनालाइज़ करते हैं। बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें एनालाइज़ करते हैं जो मैं बताऊँगा अभी आगे वीडियोज़ में। कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं कि उनका कैश फ्लो कैसा चल रहा है। कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, फाइनेंसिंग। उससे पता लगता है कि हम लोग की कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है कि नहीं जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं और फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एनालाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ना सितंबर 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली इसको ओन करती थी। अब ये उस समय 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट था। हम लोग के लिए कब मार्केट में लिस्ट हुआ, हम लोग कब उस पे इन्वेस्ट कर सकते थे, दैट वाज़ 2019। 2019 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था आईआरसीटीसी का एंड उसके बाद से ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया है। फॉलोइंग व्हिच गवर्नमेंट ने अपना होल्डिंग रिड्यूस करके 87% कर दिया था और 13% मार्केट में हम लोग के लिए ट्रेड करने को और इन्वेस्ट करने को छोड़ दिया था। बेसिकली 13% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डाइल्यूट कर दिए थे शेयर्स, विद द रिमेनिंग शेयर्स बीइंग पब्लिकली ट्रेडेड। पब्लिकली ट्रेड होने के लिए 13% छोड़ दिया था और अभी लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में ही गवर्नमेंट ने और 20% अपना डाइल्यूट किया है एंड उनकी होल्डिंग्स रिड्यूस हो गई है 67% को। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इजीली समझ में आ रहा है कि अभी भी एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होल्ड करती है आईआरसीटीसी का, दैट इज 67%। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर समझने वाली है कि जब भी कोई एक कंपनी है राइट और उसको बहुत बड़ी एक ग्रुप होल्ड करता है। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उस कंपनी को होल्ड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है उस कंपनी में, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स है वो पर्टिकुलर कंपनी डूबेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी से अपनी कंपनीज को डूबने नहीं देगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट अपने लिए कि मेजॉरिटी इसकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, दैट इज 67%। ठीक है? अब ये अपन ने देखा। इसके बाद ना मैं इसका एक एनुअल रिपोर्ट है आईआरसीटीसी का, उस पे हम लोग जाके भी और चीजें देखेंगे कि आईआरसीटीसी कैसे क्या एनालाइज कर सकते हैं। एक बार मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब आईआरसीटीसी ना 4 सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है मेजरली। पहला ऑनलाइन टिकटिंग है, दूसरा केटरिंग है, तीसरा टूरिज़्म है एंड चौथा रेल नीर है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसका ऑनलाइन टिकटिंग से आता है। अब यार बहुत लोगों को क्या लगता है ना, आईआरसीटीसी पूरा रेलवेज़ है। नहीं, रेलवेज़ के अंदर एक सब्सिडियरी है आईआरसीटीसी जो गवर्नमेंट एक अलग से कंपनी खोल के रख रखी है, जो ऑनलाइन टिकटिंग और ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। अब अगर आप काउंटर पे जाके ट्रेन का टिकट ले रहे हो तो आईआरसीटीसी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट कब है आईआरसीटीसी को? बेनिफिट जब ही है जब हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि वही सेगमेंट आईआरसीटीसी के अंदर आता है। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा अभी तक रेवेन्यू ऑनलाइन टिकटिंग से आईआरसीटीसी ने कमाया है। वो हम लोग देखेंगे, उसका स्टैट्स देखेंगे उसके एनुअल रिपोर्ट में। फिर केटरिंग से सेकंड हाईएस्ट कमाया है, टूरिज्म से थर्ड हाईएस्ट है, रेल नीर से फोर्थ हाईएस्ट अभी तक आईआरसीटीसी ने अपने रेवेन्यू किए हैं। सॉरी। अब हम लोग ना इसके एनुअल रिपोर्ट में आ जाते हैं। सो ये एनुअल रिपोर्ट बहुत ईज़िली आपको गूगल में अवेलेबल रहेगा कोई भी कंपनी के लिए। अच्छी बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, ब्लू चिप अगर स्टॉक है वो, तो आपको इसके ईज़िली एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएँगे। तो ये एनुअल रिपोर्ट अभी 21-22 फाइनेंशियल ईयर का है जो हम लोग एनालाइज़ करने वाले हैं।
तो देखो इसमें वही दिखाया है कि आईआरसीटीसी का जर्नी क्या रहा है, 1999 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। जस्ट अ मोमेंट। यस, टिकटिंग सर्विसेज कब से स्टार्ट हुए, रेल नीर कब स्टार्ट हुआ, ये सारा आप देख सकते हो, जो कि अभी हम लोग का यूज नहीं है, मैं उसको एनालाइज नहीं करूंगा। देखो जैसे मैंने बोला 4 सेक्टर्स थे, ऑनलाइन टिकटिंग, केटरिंग, रेलवेज, रेल नीर एंड टूरिज्म। ओके, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखोगे ना तो बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चराइज बिजनेस मॉडल है। तो इसको भी हम लोग अभी एनालाइज नहीं करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यू नो डिटेल्ड हो जाएगा ये वीडियो। हम लोग एक बेसिक एनालिसिस करना चाहते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट। इसके हम लोग बेसिक फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं यार कि सबसे ज़्यादा इसका कौन से पार्ट से हम लोग को रेवेन्यू आ रहा है एंड कैसा चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखोगे तो इंटरनेट टिकटिंग से इसको 54% रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज ऑनलाइन टिकटिंग। तो आप देखना छोटा सा एक कन्वीनियंस फी या इंटरनेट हैंडलिंग फीस ये चार्ज करते हैं बहुत बेसिक, वो फीस ही इनका रेवेन्यू सोर्स है। ठीक है, उससे सबसे ज्यादा ये कमाते हैं। सेकेंड सबसे बड़ा है केटरिंग, 27% ये लोग केटरिंग से रेवेन्यू उठाते हैं। थर्ड सबसे बड़ा सोर्स है इनका सॉरी रियल नीड, दैट इज 9%। एंड टूरिज्म से इनका 8% आता है। ठीक है, अब ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है, हम लोग को देखना है कि इनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो आप तो देख लो कि ये साल इन्होंने इतना रेवेन्यू किया, वो साल उन्होंने इतना रेवेन्यू किया, इतना प्रॉफिट किया। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ देखना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। प्लीज मार्क इट राइट देयर कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को ये नहीं देखना है कि मान लो इस साल इन्होंने प्रॉफिट किया, अगले साल लॉस कर रहे हैं, फिर लॉस कर रहे हैं, फिर एक जंप प्रॉफिट कर दिया। नहीं, अनलेस कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरली कुछ इमरजेंसी सिचुएशन इफेक्ट करता है मार्केट को, जैसा कोविड आया था जो जिसने आईआरसीटीसी को इफेक्ट किया है 2021 वाले रेंज में, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि चलो ये कंसिडरेशन के लिए है कि एक्सटर्नल सिचुएशन था तब जाके आईआरसीटीसी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस समय ग्रोथ नहीं दे पाया। पर अगर उसको साइड रख के देखना है तो हम लोग को ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो देखो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 18 19 20 में अच्छी ग्रोथ दी है इसने। 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर में कोविड था तो इसको हम लोग साइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर 21 के बाद 22 में भी इन्होंने अच्छा जंप दिया है। ये सब इन सारी चीजों को ना हम लोग अच्छे वे में बैलेंस शीट और पीएनएल के थ्रू समझेंगे। अब देखो नेटवर्थ भी इसका कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। 80 फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इट वाज 945 करोड़, अब 22 में इट इज 1800 करोड़, अप्रोक्सीमेटली डबल। ये डबल हो गया इनका नेटवर्थ विद इन 4 ईयर्स, दिट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। इसमें क्या ही दिक्कत है यार, मतलब अच्छा ग्रोथ दिख रहा है राइट। ये सारी चीजें अभी हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं। हम्म, अब अगर आप देखोगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से इनका कितना, 9% ऑफ द टोटल रेवेन्यू हमने जो देखा था यहाँ पे, 9% इनका रेल नीर से आता है, दैट इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इंटरनेट टिकटिंग, अब इंटरनेट टिकटिंग से इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 में ही कितना प्रॉफिट, या कितना प्रॉफिट बाद में देखते हैं, कितना टोटल रेवेन्यू इकट्ठा किया है या टोटल कितने अमाउंट का इन्होंने टिकट्स बुक किया है, दैट इज 38,000 करोड़, विच इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। एंड 4,000 लाख टिकट्स इन्होंने बुक किए हैं। अप्रोक्सीमेटली 11 लाख टिकट्स पर डे बुक होते थे। ठीक है, तो कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, कंपनी सही चल रही है। और यार ऐसी ये ऐसी कंपनी है ना कि लोग अभी सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, काउंटर पे जाके टिकट लेने वाले बहुत नेग्लिजिबल बचे हैं। कभी इंडियन रेलवेज बंद नहीं होगा, ये एनहेंस होता रहेगा, आपको अच्छे में मिलेगा, बट इंडियन रेलवेज बंद नहीं हो रहा है, इंडियन रेलवेज बंद नहीं हो रहा है, आईआरसीटीसी बंद नहीं होगा। ऐसी कंपनी की आप उस पर रिलाय कर सकते हैं। ये आज 11 लाख टिकट्स हैं, ये कल 12 होंगे, 13 होंगे, ये आपके बढ़ते जाएंगे, इनकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। इनकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी तो इनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, अगर इन्होंने अपने एक्सपेंसेस सही से रखे। इनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो ये आपको डिविडेंड भी देंगे कभी कभी, प्लस इनके शेयर का ग्रोथ भी होता रहेगा। तो इन टर्न ये पैसा कमा रहे तो आप भी पैसा कमा रहे हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी कोई कंपनी को एनालाइज करते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब यार इसमें ना मैं और ज्यादा डिटेल में घुसूंगा नहीं, ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है, मैं खाली आपको एक स्टैट्स दिखा रहा था कि ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। फ्यूचर प्लान्स तो यार इसमें फ्यूचर प्लान्स क्या ही बोल सकते हैं, इसमें और भी सर्विसेज ला सकते हैं ये लोग, प्लस ये अपने सर्विसेज को और एनहांस कर सकते हैं।
और प्रॉपर केटरिंग हो सकती है और अच्छे वे में उनका ऑनलाइन टिकटिंग और अच्छे वे में स्मूथली फ्लो में जा सकता है, ऑपरेशन ये अच्छे कर सकते हैं, यही इनका फ्यूचर प्लान हो सकता है। तो अभी एज ऑफ नाउ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात नहीं करते हैं। ये 3 चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पी-एन-एल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे। कैश फ्लो है कि नहीं कंपनी के पास? कैश होगा तभी तो कंपनी चलेगी, राइट? तो इसमें हम लोग को सर्च करना देखो ये मैंने पहले से खोल के रखा है, बट आप लोग सीधा गूगल पे जाओ, आईआरसीटीसी या कोई भी आप जो कंपनी सर्च करना चाहते हो, मनी कंट्रोल पी-एन-एल, पहले वाला लिंक अपन बोलते हैं। तो देखो इसमें हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, बैलेंस शीट है, पी-एन-एल है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, हाफ ईयरली रिजल्ट्स है, 9 मंथ रिजल्ट्स है, ईयरली रिजल्ट्स है, कैश फ्लोज है, रेशियो है, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ग्राफ। इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का काम है, बैलेंस शीट का काम है एंड कैश फ्लो का काम है, ठीक है? तो अपन पहले चल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी यार 2 तरह के होते हैं, या मतलब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही 2 तरह के होते हैं। वन इज स्टैंड अलोन एंड द सेकंड वन इज कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन क्या होता है और कंसोलिडेटेड क्या होता है? स्टैंड अलोन सिर्फ एक, अगर वो कंपनी है ना आईआरसीटीसी, तो सिर्फ उस कंपनी के ही फाइनेंशियल आपको वो रिपोर्ट्स दिखाए जाएंगे। पर अगर आप कंसोलिडेटेड पे चल जाते हो, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के कितने सब्सिडरीज हैं, कितने जॉइंट वेंचर्स हैं, वो सारे का ऑल इन ऑल होल आपको कंसोलिडेट करके पीएनएल दिखाया जाता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है? अभी आज हम लोग इसमें सिर्फ स्टैंड अलोन को एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग को जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, 2 चीज़ें एनालाइज़ करनी होती है। एक तो उनका सेल्स ग्रोथ या उसको रेवेन्यू ग्रोथ भी बोल सकते हो, वो क्या है? ग्रोथ है कि नहीं है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एंड सेकंड चीज़ चेक करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट भी 2 तरह के होते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम लोग को चेक करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितने भी उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस है, वो देने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे तो टैक्स भी एक तरह का एक्सपेंस ही है कंपनी के लिए। तो वो सारी चीज़ कट करने के लिए कि टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है एंड उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है। 2018 से लेकर 19, 20, 21, 22, ये 4-5 साल में क्या ग्रोथ है सेल्स में एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ये पीएनएल में हम लोग देखते हैं। कि हम लोग ये चीज़ चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन से बहुत सारे अदर अदर इनकम होते हैं सारी कंपनीज के, हम लोग टोटल रेवेन्यू चेक करते हैं। ये सारा आपको दिखाता है कि इनकम कहाँ-कहाँ से हुआ है, बट हम लोग टोटल रेवेन्यू चेक करते हैं। अब ये 2018, 19, 20, 21 और 22, 18 से लेकर 2022 तक का पूरा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल रेवेन्यू कितना कमाया था। ये सारे करोड़ में है। ये आप 1500 मत समझ लेना, ये 1500 करोड़ है, ठीक है? 2018 में इन्होंने 1500 करोड़ की सेल्स की थी या रेवेन्यू किया था। ग्रोथ दिया 2019 में 1900 करोड़ कर दिया। फिर ग्रोथ दिया 2020 में 2300 करोड़ कर दिया। इट इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ, बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है। अब यार बहुत ज़्यादा ही डिप आ गया सेल्स, 868 करोड़ हो गया। जैसे मैंने बताया था एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कुछ भी होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर आपके अफेक्ट करता है आपके स्टॉक को, तो उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे एक बार के लिए। तो इसको हम लोग कंसिडरेशन में हटाते हैं जस्ट बिकॉज़ 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में इन लोगों को ये बट स्टिल ये लोग प्रॉफिट्स में हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? बट इस इन्होंने अब जैसे ही वापस से टूरिज़्म सेक्टर स्टार्ट हुआ, वापस से अच्छी ग्रोथ दी है, काफ़ी ही अच्छा ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका प्रॉफिट, दैट इज़ 1900 करोड़ एंड इट इज़ अ वेरी, वेरी गुड साइन फॉर अस। तो जो सबसे पहला पॉइंट था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स का ग्रोथ है कि नहीं है या रेवेन्यू ग्रोथ है कि नहीं है, उसमें हम टिक मार्क कर चुके हैं, दैट इज़ गुड टू गो फ्रॉम आवर साइड। अब सेकंड चीज़ चेक करेंगे, हम लोग सेकंड चीज़ इधर चेक करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसा मैंने बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो इधर आपको प्रॉफिट्स दिखा देगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा देंगे, बट प्रॉफिट पूरे टैक्स के बाद आपको क्या आया? टोटल टैक्स एक्सपेंस यहाँ इतने आए, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड यहाँ देखेंगे, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी किसी-किसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है, वो चेक करोगे। वो भी कब चेक कैसे चेक करोगे? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कि नहीं है। जब भी आप चेक करते हो या जब भी आप एनालिसिस करते हो ना, वी हैव टू फोकस मेजरली ऑन ग्रोथ। एक कंपनी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो हमारा स्टॉक ग्रो होगा यार, ठीक है?
तो देखो इनका प्रॉफिट 219 करोड़ का था, गुड प्रॉफिट। इन्होंने ग्रो किया 2019 में, दैट इज 300 करोड़, फिर ग्रो हुआ 528 करोड़। और वापस से इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, वापस से अच्छी ग्रोथ दी इन्होंने। इसके बाद कितने टाइम्स का ग्रोथ है यार, आप देख लो। मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली फोर टाइम्स का ग्रोथ है प्रॉफिट में, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर अस। ठीक है, तो ये भी टिक मार्क हो गया है। सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ इज गुड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ इज गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देखता हूँ। लोग देखते हैं बहुत सारा, डिविडेंड ग्रोथ क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, बहुत सारी चीजें देखते हैं लोग, बट मैं जनरली ये दो चीजें देखता हूँ एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ये दोनों की ग्रोथ अच्छी है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ आईआरसीटीसी। अब सेकंड क्या चेक करना है? सेकंड, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा था, बैलेंस शीट चेक करना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट में हम दो चीजें चेक करते हैं, बेसिकली तीन चीजें चेक करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक करते हैं। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस वो अमाउंट होता है जो कंपनी साइड रख देती है फॉर एनी स्पेशल यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड्स इन फ्यूचर। कुछ भी उनको स्पेशली वो फंड्स को यूज करना हो, कुछ भी ग्रोथ के लिए यूज करना हो, बाई चांस लॉस हो गया तो अब पैसे कहाँ से लाएं, कंपनी के पास पैसे हैं, वो चेक करना है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर ग्रो होते रहना चाहिए। कि आज रिजर्व सरप्लस मान लो, चेक कर लेते हैं स्ट्रेट अवे। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे आपको इनके बैलेंस शीट में शो कर देगा कि टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या था। तो टोटल रिजर्व सरप्लस इनके 2018 में 900 करोड़ के थे, 19 में 911 करोड़, 20 में 1100, 1300, 1700, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते चला गया। मतलब कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस पे भी ध्यान दे रही है, वो भी ग्रो कर रहा है। वेरी गुड साइन फॉर अस, ये भी टिक मार्क हो गया है। उसके बाद चलते हैं, सेकेंड चीज क्या एनालाइज करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है कि कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है इन कमिंग 1 ईयर या इन कमिंग ईयर्स। कंपनी के पास कितना कैश है, क्या लिक्विडिटी चल रहा है कंपनी का, वो हम लोग को एनालाइज करना होता है। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी। अब हम लोग ये समझते हैं करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी क्या होता है। अब करेंट एसेट क्या होता है ना, एक कंपनी या एक इंडिविजुअल कोई भी एक साल में कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है हम लोग के पास आना। इफ आई एम एक्सपेक्टिंग 10 करोड़ मेरे पास नेक्स्ट ईयर में आएंगे, तो दैट इज माई करेंट एसेट। 10 करोड़ एक साल में मेरे पास आने वाले, मनी एक्सपेक्टेड बाय द कंपनी टू बी रिसीव्ड विद इन अ ईयर, दैट इज करेंट एसेट। एंड उसका उल्टा करेंट लाइबिलिटी है कि मनी एक्सपेक्टेड बाय द कंपनी टू स्पेंड विद इन अ ईयर। तो इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी हम लोग को बताता है कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। हमेशा करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी शुड बी 1.5, जो उसका रेशियो निकालते हैं 1.5 के ऊपर। हम लोग 1 to 1.5 को भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं, पर 1 के नीचे अगर हो गया तो वो लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। कंपनी में लिक्विडिटी क्रंच है तो ये हम लोग के लिए नेगेटिव साइन होगा। बट अगर 1.5 के ऊपर है तो एक कंपनी बहुत कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशन में बैठी है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर अस टू गो फॉरवर्ड विद दैट कंपनी, या उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। तो लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। 1.5 के ऊपर होना चाहिए रेशियो, 1.5 के नीचे 1 तक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कभी कभी, अगर उनकी बाकी सारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो। बट 1 के नीचे कभी भी कंसिडर नहीं करना है। 1.5 टू टाइम्स के आसपास, आप उसके ऊपर देखोगे तो बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसके करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी का क्या स्ट्रक्चर है, वो भी आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। बैलेंस शीट में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले करंट एसेट। नीचे चलते हैं तो करंट एसेट के हम लोग इसमें आ गए हैं। तो टोटल करंट एसेट अभी ये लास्ट ईयर का देखते हैं, वॉज 3,330 करोड़। ठीक है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग 3,330 करोड़ उनको एक साल में आएगा। अब वो लोग को एक साल में खर्चा कितना है वो भी सोचना है ना, एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो उनका है 1,784 करोड़। एक बार कैलकुलेटर खोल लेते हैं और देखते हैं कि करंट एसेट कितना था। 3,330 करोड़ डिवाइडेड बाय
1784 करोड़। इट इज 1.8 टाइम्स, दैट इज 1.8 आपका लिक्विडिटी आ रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छा पोजीशन में है इसका लिक्विडिटी। एंड वो भी देखना है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये आप देख सकते हो। इसको भी मैं यहाँ नहीं करूंगा एनालाइज। ये मतलब ये दिस इज वेरी इजी। आप इसको इजीली कैलकुलेटर पे खोलो, डिवाइड करते चलो, देखो 1.5 के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर में देखना है कि हम लोग को करंट एसेट टाइम टू टाइम ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एंड करंट लाइबिलिटी डिवाइड करने के बाद 1.5 से ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसमें आ रहा है, आप सारे में चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इसका लिक्विडिटी पोजीशन बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है अपने लिक्विडिटी को लेके। ये पार्ट भी टिक हो गया। तो अभी तक अपन ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स ग्रोथ डन या रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डन, अच्छे ग्रोथ शो किए उन्होंने एवरी ईयर। बैलेंस शीट पे है, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस एक, रिजर्व एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद सेकंड चीज देखते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में दो चीजें देखते हैं, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, एंड लिक्विडिटी शुड बी मोर देन 1.5। इसमें देखा वो भी टिक मार्क है। चारों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब बहुत सॉलिड चल रहा है आईआरसीटीसी का। अब हमें देखना है कैश फ्लो। ये लास्ट देख रहे हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या चल रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंपनी के पास कैश इनफ्लो है कि नहीं है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज से। तो कंपनी के पास हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम लोग टोटल नेट देख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था इनका, क्या कैश फ्लो था ओवरऑल। तो अगर आप देखोगे तो इनके पास, देखो इनका कैश फ्लो वाज नॉट दैट ग्रेट, बट इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो अच्छा आया था। सबसे पहले इनका आया था 23 करोड़ का 2018 में। 2019 में बहुत बड़ा जंप दिया, 20 टाइम्स का जंप दिया, 20 टाइम्स से ज्यादा का। फिर इनके पास इनका थोड़ा स्लो हो गया ग्रोथ, वापस कोविड की वजह से कैश फ्लो कम हो गया, वापस से कैश फ्लो में ग्रोथ आया है। तो ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में इधर भी बैठे हैं। ओवरऑल देख लेते हैं। अब देखो ऐसे आप ये तीनों एनालाइज कर सकते हो, कैश फ्लो में क्या ग्रोथ आ रही है। अब ओवरऑल देखोगे तो 7 करोड़ का कैश फ्लो था 18 में, फिर नेगेटिव चला गया, बट नेगेटिव से बहुत अच्छा जंप दिया, फिर वापस से नेगेटिव चला गया बिकॉज ऑफ कोविड, बट उधर से भी अच्छा जंप किया। मतलब आप देखो 252 करोड़ का ये नेगेटिव पे चल रहे थे, 252 करोड़ तो इन्होंने रिकवर किया ही, उसके बाद 23 करोड़ और इनके पास कैश फ्लो बढ़ गया। तो नेट कैश फ्लो भी एक बेसिक कंफर्टेबल पोजीशन में है। देखो इसको बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है, हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अच्छे वे में एनालाइज कर लिया है। कैश फ्लो देखना है, बट इसको एक सेकेंडरी रख सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको साइड ही कर दो, बट हाँ, इसमें अगर बेसिक ग्रोथ हो रही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं समवेयर। बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ग्रोथ और बैलेंस शीट का ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन ने अभी तक ये सारी चीजें एनालाइज कर ली। तो हम लोग देखो, अब इसको मैं कंक्लूड करने के लिए दो तीन चीजें बताता हूँ। अपन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा कि कंपनी को कैसे समझना है, कंपनी का वर्किंग क्या है, कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और वो सर्विसेज फ्यूचर में सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये दो चीजें एनालाइज की अपन ने। उसके बाद एनालाइज किया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट एनालाइज किया, उसके बाद कैश फ्लो एनालाइज किया। आईआरसीटीसी की वर्किंग अच्छी थी, टिक। गवर्नमेंट ओन कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, डन। ये पॉजिटिव साइड है। सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रही है, ये सर्विसेज बहुत अनलाइकली है कि कभी बंद होगा। और सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का, सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस विच इज बीइंग रन इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ठीक है, सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, टिक। प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, सेल्स का रेवेन्यू का हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, टिक। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस ग्रो हो रहे हैं, हो रहा है। लिक्विडिटी है कि नहीं कंपनी के पास, 1.5 टाइम से ज्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी भी ग्रो हो रहा है कंपनी का, ठीक। लिक्विडिटी क्या था, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, इजीली बैलेंस शीट में मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, चेक कर लो। कैश फ्लो एनालिसिस सेकेंडरी वे में देखा, थोड़े वे में कि हाँ चलो थोड़ा बहुत ग्रोथ दे रहा है कैश फ्लो एनालिसिस, ये भी पॉजिटिव साइन है, इसको भी हम आगे देख सकते हैं। एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्लान्स तो यार अब इसके फ्यूचर प्लान्स क्या ही बोले। हम लोग को पता है मॉडल सस्टेनेबल है, कंपनी अच्छी वर्क करेगी, कंपनी अच्छी वर्क करेगी, प्रॉफिट अच्छा देगा, प्रॉफिट अच्छा देगा, डिविडेंड्स हमें मिलेंगे, बीइंग द शेयर होल्डर डिविडेंड्स भी मिलेंगे, प्लस हमारा कैपिटल ग्रोथ भी हो रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा, इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर मी। ये स्टॉक पास हो रहा है एंड हम लोग इसको इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अराउंड 600 समथिंग में चल रहा है, एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक भी इसको बोल सकते हो। इट्स वन ऑफ द
वन ऑफ द स्टेबल स्टॉक्स। अभी बीच में स्प्लिट भी आया था, स्प्लिट के बाद और कंपनी का ग्रो होने के चांसेस हैं। तो यस गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे एंड वो भी समझ पाए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो एक कंपनी का। एंड ऑल्सो प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि और क्या कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस हमें फ्यूचर में कवर करने चाहिए। एंड इसकी मैं एक सीरीज निकालूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस या केस स्टडी की सीरीज निकालूंगा, जिसमें हम सारे कंपनीज एनालाइज करेंगे जो जो आप कमेंट्स में बताओगे। ठीक है? So yes, that is it for today's video. Thank you so much.